दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है तमिलनाडु की। कहानी काफी डिफरेंट है और ये जो वाकया शुरू होता है वो तमिलनाडु के एक थाने में एक पुलिस ऑफिसर का तबादला होता है और जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर थाने में अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, उनका जो नाम है वो मुत्थु कुमार बताया जाता है। और जब वो अपने थाने में रिपोर्ट करते हैं, पहुंचते हैं, तो वो एक अजीब सी डिमांड कर देते हैं। मुत्थु कुमार का कहना होता है कि उन्हें उस थाने की सबसे पुरानी केस फाइल चाहिए जिसे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। पुलिस वाले उनकी इस डिमांड से थोड़ा असहज हो जाते हैं, लेकिन चूंकि जो सुप्रीम है उस थाने का, उसका ऑर्डर है तो उन्हें उसका पालन करना है। तो सभी स्टाफ जो है वो थाने में जितने पड़ी हुए फाइलें थे उसे सर्च करने में लग जाते हैं। और इसी दौरान एक केस आता है जो 1991 का था। ये जो मैं वाकया आपको बता रहा हूं ये 2018 का है, जब मुत्थु कुमार तमिलनाडु के एक थाने में पहुंचते हैं, अपना पदभार ग्रहण करते हैं और उनकी डिमांड होती है सबसे पुराने केस की, जो अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, अंजाम तक नहीं पहुंचा, और उन्हें एक केस हैंडओवर किया जाता है 1991 का। तो आप समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट 25 से 30 साल पुराना केस। और उस केस को जब मुत्थु कुमार स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद वो एक टीम बनाते हैं जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल प्रोसीडिंग्स को शुरू कर देती है। तो केस कुछ यूं था कि तमिलनाडु में एक शहर है और वहां विलाई नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसी के पड़ोस में सैमुअल नाम का एक व्यक्ति का घर था। विलाई जिस घर में रहता था वहां उसकी बहन भी साथ रहती थी और सैमुअल जो उसके पड़ोस में रहता था वो अक्सर उसकी बहन को छेड़ा करता था। कई बार उन दोनों के बीच में बहस हुई, झगड़ा हुई, हाथापाई हुई, लोगों ने बीच बचाव कराया, किसी तरह दोनों को शांत कराया, समझाया, लेकिन सैमुअल की हरकतों पे कोई अंकुश नहीं लगा और वो छेड़छाड़ की घटना को प्रायः अंजाम दिया करता था। विलई अपने बहन के छेड़े जाने से काफी नाराज था, काफी गुस्से में था। और एक दिन जब उसकी बहन ने उसे आकर बताया कि आज फिर सैमुअल ने उसे छेड़ा है, तो विलई गुस्से से तमतमाता हुआ उसके घर गया और उससे झगड़ा किया। हाथापाई हुई, मारपीट इतनी प्रचंड अवस्था में पहुंच गई कि विलई ने सैमुअल का कत्ल कर दिया। अब जब सैमुअल का कत्ल हो गया तो पुलिस आई और पुलिस ने, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने घटनाक्रम का जब उन्हें ब्यौरा दिया तो पुलिस ने विलई को गिरफ्तार करके थाने ले गए और वहां से उसे कोर्ट ले जाकर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। फिर न्याय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और कहा जाता है कि जब जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हुई तो विलई को कोर्ट ने सबसे पहले तो जेल भेजा, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही कोर्ट ने विलई की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अब सवाल उठता था कि सवाल ये उठने लगा कि आखिर जो मर्डर का एक्यूज्ड है उसे जमानत किस ग्राउंड पे दिया गया। तो जमानत का ग्राउंड कुछ यूं था कि कोर्ट का कहना था कि चूंकि विलई का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और ये जो घटना घटी ये कोई प्लान्ड इंसिडेंट नहीं था, उसने कोई प्लान करके सैमुअल को नहीं मारा। और जो पूरा वाकया सामने आया तो उसमें जब लोगों को ये पता चला, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, जुडिशियरी को भी ये बताया गया कि सैमुअल इसकी बहन से छेड़छाड़ करता था और ये एक हादसा है, इस तरह की घटना हादसा है और इसे इसी ग्राउंड पे बेल दिया जाए, जो कि कोर्ट ने उसे दिया। लेकिन ट्विस्ट इसके बाद आया। जब विलई को जुडिशियरी ने बेल दिया, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन विलई कहीं नहीं मिला।
पुलिस उसे ढूंढती रही पर उसका कहीं अता पता तक नहीं चला। काफी दिन बीत गए, साल बीत गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और पुलिस वालों को धीरे धीरे लगने लगा कि अब वो या तो मर चुका है या कहीं ऐसी जगह भाग गया है कि वो उसके रीच से बाहर है। और जैसे जैसे लोग बदलते गए तो लोगों ने इस केस में रुचि लेनी बंद कर दी और ऑलमोस्ट इसे एक क्लोज्ड केस ही माना जा रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी। तो ऐसे बीतते बीतते 25 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया और विलय का कोई अता पता नहीं रहा, वो वापस नहीं आया। तो मुथु कुमार ने फैसला किया कि विलय को ढूंढा जाए, खोजा जाए। और उन्होंने एक टीम बताई, 2 सबसे पुराने पुलिस ऑफिसर्स को, जिन्हें उस इलाके की, उसकी जो है जियोग्राफी और वहां के आसपास की जो घटनाक्रम, इंसिडेंट्स हो रहे थे, पूर्व में हो चुके थे, उनकी जानकारी थी। तो ऐसे 2 पुलिस ऑफिसर्स को अपनी टीम में नियुक्त किया और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। वो दोनों जब इन्वेस्टिगेट करते करते विलय के गांव पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला, और लेकिन वहां से ये जानकारी मिली कि अब वो यहां नहीं रहता है और उसकी जो पत्नी है वो जहां भी रह रही है। किसी तरह पुलिस वालों को वहां तक की इंफॉर्मेशन उन्हें मिल गई। तो पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते उसकी पत्नी के पास भी पहुंच गए। जब पुलिस वाले उसकी पत्नी के पास पहुंचे तो पता चला कि उसका एक बेटा है जो काफी यंग है। अब पुलिस वालों के कान खड़े हो गए, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था उस समय विलय की उम्र 35 से 40 वर्ष के आसपास थी, और 28 साल के बाद ये केस रीओपन हुआ। तो पुलिस वाले ये मानकर चल रहे थे कि अब तक उसकी जो उम्र है वो 70 के करीब हो रही होगी। तो इस हिसाब से 60-70 साल का एक व्यक्ति, पुलिस वालों को लग रहा था कि मर चुका होगा, लेकिन 60-70 साल के एक व्यक्ति का बहुत ही यंग बेटा का होना पुलिस वालों के लिए संदेह खड़े करने लगा। जब पुलिस वालों ने और डीपली तफ्तीश की तो पता चला कि वो अक्सर घर आता रहता है, लेकिन परमानेंटली वो इस घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं रह रहा है। लेकिन पुलिस वाले जिस नाम से विलय को ढूंढ रहे थे वो उस नाम से उस स्थान पे नहीं रह रहा था। जब पुलिस वालों को कुछ खबरी और कुछ मुखबिरों के जरिए ये पता लगा कि विलय दूसरे नाम से वहां आधार कार्ड बनवाकर, अपना राशन कार्ड, पैन कार्ड, उसने सारा डॉक्यूमेंटेशन, एक नया आइडेंटिटी क्रिएट किया और उसके साथ वो वहां रह रहा था। एक बहुत ही रहस्यमयी बात यह भी पता चली कि यह विलय की दूसरी शादी थी। पहली पत्नी कहीं और रह रही थी, ये दूसरी शादी थी और इससे इसका एक बहुत ही जवान बेटा था। पुलिस को अब इस केस में काफी इंटरेस्ट आने लगा था और मुथु कुमार ने अपने साथ जिन 2 लोगों को डिप्यूट किया था उन्हें भी अब इस केस में रुचि मालूम पड़ने लगी। पुलिस वालों ने उसकी पत्नी और बेटे के गांव में ही कुछ दूर पे अपना अड्डा बनाया और उन्होंने फैसला किया कि वो वहां रह के एक बार विलय को देखना चाहेंगे। कुछ दिन बाद विलय अपने बीवी बच्चों से मिलने जब वापस घर आया तो पुलिस वाले, जो कि पूर्व में ही विलय का आधार कार्ड से उसका फोटो और उनके रिकॉर्ड में जो फोटो था उसे मैच कर चुके थे, और जिस दिन विलय आया उस दिन पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट नहीं किया, बस उसने ये कंफर्म किया कि ये वही व्यक्ति है। और फोटो के मैच से, मिलान से बात साबित हो रही थी कि ये विलय ही है जो नाम बदलकर यहां रह रहा है। जैसे ही पुलिस वाले आश्वस्त हो गए कि ये वही विलय है जिसने आज से 28 साल पहले एक खून किया था, जमानत पे बाहर आया और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया, तभी पुलिस वालों ने स्थानीय थाना से कोऑर्डिनेट किया और उन लोगों ने मिलकर विलय को गिरफ्तार किया। जब विलय को गिरफ्तार किया गया तो उसने स्वीकार किया कि हां, वो सैमुअल का जो कत्ल था उसने ही किया था। और उसके बाद जब विलय को गिरफ्तार किया गया तो उसे कोर्ट में पेश किया गया और रिसेंटली 2018-19 के आसपास उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब ये घटना घटी 1991 में, ये घटना घटी और उस समय लगभग 1 साल तक सजा काटने के बाद विलय को जमानत मिली थी, और वहां पे अगर उसे आजीवन उम्र कैद की सजा भी होती तो अगर
15 साल का आमतौर पे जो सजा होता है, काटा जाता है, तो उस समय अगर ये सजा होती तो वो 55 या 60 की उम्र में कोर्ट से सजा काट कर बाहर आ जाता। लेकिन अभी 60 के ऊपर 70 के आसपास पहुंचने वाला विलय जब पुलिस के गिरफ्त में आया और कोर्ट में पेश किया गया, तो अब उसे जो आजीवन कारावास की सजा दी गई, ये उसके लिए असहनीय है। इस उम्र में आजीवन कारावास की सजा काटना वाकई में कठिन होता है। तो ये कहानी थी तमिलनाडु की विलय की, जो अपने पूर्व के किए गए कर्मों के हिसाब को जीवन के आखिरी समय में आके भुगत रहा था। आप क्या सोचते हैं, क्या कर्मा लौटकर वापस आता है? क्या इंसान को अपने किए कर्मों का फल इसी जन्म में यहीं भुगत के जाना होता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुलाकात होती है जल्द ही नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।